अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द लेक्चर। इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन मेथड को सीखेंगे। हम इस वीडियो में सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन या उसके रूट्स फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए कैसे फाइंड किए जा सकते हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। सपोज करें मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो मेरे पास 1 है, मतलब ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास 1 है। दो टाइप को हम डिस्कस करेंगे, जिस वक्त ए की वैल्यू 1 होगी और जिस वक्त ए की वैल्यू 1 नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं जिस वक्त ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है। तो हमने क्या करना है ना, हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं पी एंड क्यू। हम पी और क्यू दो नंबर्स ऐसे फाइंड करेंगे कि जिनको मैं अगर सम करूं तो मेरे पास एक्स का कोएफिशिएंट निकल कर आ जाए, मेरे पास बी निकल कर आ जाए, और उन ही दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाए, सी निकल कर आ जाए। फैक्टराइजेशन मेथड को शुरू ऐसे करेंगे कि हमने दो नंबर्स फाइंड करने हैं ऐसे कि जिस वक्त उन दोनों को जमा किया जाए तो मेरे पास बी निकल कर आ जाए, और उन ही दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो मेरे पास सी निकल कर आ जाए। तो मैं ये करूंगा ना कि जो फिर मिडल टर्म है हमारे पास, जो यहाँ पर मिडल टर्म है हमारे पास ये बी एक्स वाली, इस बी एक्स को मैं स्प्लिट कर दूंगा। स्प्लिट ऐसे करूंगा कि P के साथ भी x लिख लूंगा और Q के साथ भी x लिख लूंगा, और ये BX बन गया ना, तो BX किसके बराबर हो जाएगा, PX प्लस QX के। और C की जगह मैं क्या लिख लूंगा, PQ। तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब मैंने ये किया कि जो BX था उसको मैंने रिप्लेस कर दिया PX प्लस QX के, और C की जगह मैंने लिख दिया PQ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर मैं गौर करूं तो मेरे पास चार टर्म्स बन गई हैं, और मैं दो दो का पेयर बना लूंगा ऐसे। अब इन पहली दो टर्म्स में से मेरे पास एक नंबर, एक चीज कॉमन हो रही है जिसको मैं कहता हूं एक्स। यहाँ पर टू एक्सेस हैं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही एक्स है, ओनली वन एक्स। तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं पहली दो टर्म्स में से एक्स को कॉमन लेता हूं। जब एक्स को कॉमन लूंगा ना तो मेरे पास पीछे यहाँ से एक्स स्क्वायर था, एक्स बाहर चला गया तो पीछे एक एक्स रह जाएगा, और यहाँ पर एक्स एक ही था, एक्स की पावर 1 थी, मैं उसे लेकर बाहर गया तो पीछे क्या रह गया, पी। अच्छा, इन दो टर्म्स में देखूं तो यहाँ पर मेरे पास क्यू दोनों में कॉमन है, तो मैंने क्यू को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बच गया, एक्स प्लस पी। अब फैक्टराइजेशन मेथड की एक जब हम सॉल्व करें तो एक छोटी सी ट्रिक कह सकते हैं, या एक हिंट है कि अगर ब्रैकेट में यहाँ पर कॉमन लेने के बाद सेम बच गया तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आपने नंबर पी और क्यू लिए थे ना वो ठीक थे। और अगर यहाँ पर कॉमन या सेम नहीं बच रहा तो इसका मतलब है जो आपने नंबर्स लिए हैं पी और क्यू वो ठीक नहीं है, वो गलत आपने अज्यूम किए हैं नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब ब्रैकेट में बचने वाली, अब हमारे पास टोटल कंप्लीट दो टर्म्स बन गई हैं। अब मैं क्या करूंगा ना, मैंने x प्लस पी, देखूं इस सेकंड टर्म में भी x प्लस पी है और फर्स्ट वाली टर्म में भी मेरे पास x प्लस पी है, तो मैं x प्लस पी को कॉमन लूंगा। तो जब यहाँ से x प्लस पी बाहर जाएगा तो मेरे पास पीछे क्या बच जाएगा, x, और यहाँ से x प्लस पी जब बाहर गया तो मेरे पास क्या बच गया, q। तो मेरे पास दो टर्म से निकल कर क्या बन गया, x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू। अब दो नंबर्स जब भी मल्टीप्लाई होते हैं या दो एक्सप्रेशंस जब भी मल्टीप्लाई होती हैं, अगर मेरे पास नंबर जीरो हो गया तो हमारे पास कंडीशन ये होती है या तो पहला जीरो होता है या फिर दूसरा जीरो होता है। देखिए, अगर टू को मैं जीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ ना तो जीरो निकल कर आएगा, या जीरो को मैं टू से मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी क्या निकल कर आएगा, जीरो। अब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि दोनों जीरो होंगे तभी आंसर जीरो होगा ना, दोनों में से कोई भी जीरो हो सकता है। अब हमारे केस में हमें तो नहीं पता कि इसमें से कौन सा जीरो है, एक्स प्लस पी जीरो है या फिर एक्स प्लस क्यू जीरो है। तो मैं ये कहता हूं कि हो सकता है एक्स प्लस पी जीरो हो या हो सकता है एक्स प्लस क्यू जीरो हो, इस वजह से दरमियान में क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। अच्छा, एक्स प्लस पी अगर जीरो है तो मैं पी को उठा के उधर लेकर जाऊंगा तो ये माइनस पी बन जाएगा, और क्यू को अगर मैं उधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो यहाँ से मेरे पास एक्स की दो वैल्यूज निकल कर आ जाएंगी, माइनस पी एंड माइनस क्यू। अच्छा, ये मेथड जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे हर बार याद करें, बस एक छोटी सी बात आपने याद रखनी है कि हमने दो नंबर्स बस एज्यूम करने हैं। दो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, उनको एज्यूम करना है कि उनका सम जब लें तो वो मेरे पास बी के बराबर आ जाए, और उन ही दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, सी आ जाए। चलिए एग्जांपल्स देखेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़, ये क्लियर होगा। सबसे पहले एक एग्जांपल है, कहता है फैक्टराइज द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18।
एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18, ये एक्सप्रेशन दी गई है, कहते हैं इसको फैक्टराइज करो। तो यहाँ पर देखें तो p प्लस क्यू दो नंबर्स हैं, उनका सम क्या आना चाहिए, x का कोएफिशिएंट, तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है 9, और c की जगह पर क्या लिखा हुआ है 18। तो अब मैंने दो नंबर्स ऐसे लेने हैं कि उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 18 निकल कर आ जाए, और उन ही दो को मैं जमा करूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाए 9 निकल कर आ जाए। अच्छा, यहाँ पर गौर करने की बात यह है कि सम और प्रोडक्ट दोनों का पॉजिटिव है। देखें 9 और 18 दोनों पॉजिटिव है ना, इसका मतलब है जो मेरे पास नंबर्स निकल कर आएंगे वो मेरे पास क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। अब वो नंबर्स ढूंढेंगे कैसे, अब सिंपल सा तरीका ये है कि हमने 18 को फैक्टराइज करना है। 18 किस किस के टेबल में आता है, देखें 1 इंटू 18 18, 2 इंटू 9 18 एंड 3 इंटू 6 18। ये तीनों यहाँ पर तीन ही पेयर्स बन सकते हैं ना, 18 इन्हीं के टेबल में आ सकते हैं। अब पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव यहाँ पर नहीं ले सकते ना। तो अब देखें यहाँ तक तो हो गया कि ये तीनों मुझे 18 दे रहे हैं, लेकिन अब मैंने इनमें से वो वाले नंबर चूज करने हैं, वो वाला पेयर चूज करना है जिनको मैं जमा करूं तो मेरे पास, ऐड करूं तो मेरे पास 9 आना चाहिए ना। तो अगर मैं 18 को 1 में ऐड करता हूं तो मेरे पास 19 निकल कर आता है, अगर 2 में मैं 9 ऐड करता हूं तो मेरे पास 11 निकल कर आता है, और अगर मैं 9 में 6 3 में 6 ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या निकल कर आता है 9। तो इसका मतलब है मेरे पास सिर्फ एक ही पेयर यहाँ पर बनेगा, और वो कौन सा पेयर होगा 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6। सो क्लियरली 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 9 एंड 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18। अब ये जो 9x है, मैं इसकी जगह इसके साथ भी x लिखूंगा और इसके साथ भी x लिखकर ना इसे रिप्लेस कर दूंगा। मतलब ये है कि 9x की जगह मैं लिख दूंगा 6x एंड 3x। तो 9x की जगह मैंने लिख दिया 6x इंटू 3x, और c जो है वो मेरे पास 18 है, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 18 लिख दिया। आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ रही होगी। अच्छा आगे देखें, अब दो दो का पेयर बना ले, इन दो का पेयर और इन दो का पेयर। पहले दो में से अगर देखूं तो मेरे पास x कॉमन हो रहा है, तो x को कॉमन किया तो पीछे x प्लस 6 बच गया। यहाँ पर से 3 कॉमन हो रहा है ना, प्लस 3, तो मैंने 3 को कॉमन लिया तो पीछे क्या बच गया x प्लस 6। अब अगर मैं ब्रैकेट्स में देखूं ना तो दोनों तरफ मेरे पास x प्लस 6 बन रहा है, दोनों ब्रैकेट्स में मेरे पास x प्लस 6 बच रहा है। इसका मतलब है कि जो मैंने प्रोसेस किया है अभी तक का वो ठीक था। अब दोनों में से x प्लस 6 कॉमन हो सकता है ना, अब ए वाला x प्लस 6 जिस वक्त बाहर जाएगा तो मेरे पास यहाँ से क्या बचेगा x, आगे दरम्यान में प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ए वाला x प्लस 6 बाहर जाएगा तो पीछे क्या बचेगा, ए वाला 3 बचेगा। तो मेरे पास ये फैक्टराइज हो गया, इसके दो फैक्टर्स बन गए हैं, और वो फैक्टर क्या है x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसकी फैक्टराइजेशन हमने कर ली है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, आप कहते हैं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियरली उसने मेंशन कर दिया है कि इसके सॉल्यूशन फाइंड करें, और मेथड कौन सा यूज करना है, आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। तो वही काम करेंगे, हमने दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टी जमा करूं तो मेरे पास -5 आना चाहिए, और उन ही दो नंबर्स को मैं ऐड करूं तो मेरे पास 6 आना चाहिए। अब देखिए कि प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है, और जो नेगेटिव है, सॉरी जो सम है वो मेरे पास नेगेटिव है। इसका मतलब है ना कि दोनों नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्यों, देखो नेगेटिव नंबर ही ना, -1 फॉर एग्जांपल और -2 है, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 2 निकल कर आएगा, और इन दो को मैं जब सम करूंगा ना तो मेरे पास नेगेटिव निकल कर आएगा। तो दो नंबर्स जब नेगेटिव होंगे, एडिशन पर वो नेगेटिव ही आएगा, और मल्टीप्लिकेशन पर वो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसका मतलब है अब मैंने 6 को तोड़ना है, 6 के फैक्टर बनाने हैं। तो 6 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के टेबल में आ गया, एक 2 के टेबल में आ गया। अगर 1 के टेबल में तो मतलब 6 के साथ आ गया ना, गुड। अब दोनों नंबर्स नेगेटिव होने चाहिए थे, तो मैंने दोनों के साथ क्या लिख लिया, माइनस लिख दिया। अब देखते ये है कि इन दोनों का सम करूं तो मेरे पास -5 आना चाहिए। तो जिस वक्त मैं पहले इसको -1 को -6 में ऐड करता हूं तो मेरे पास -7 निकल कर आता है, जो कि मुझे तो -5 चाहिए। इसका मतलब है ये पहले वाला जो पेयर है ये काम नहीं करेगा। फिर मेरे पास एक ही पेयर बच गया, और इन दोनों का सम देखें तो मेरे पास -5 आ गया। इसका मतलब है मेरा जो आंसर मुझे जो सही देगा वो -2 और -3 ही देगा। अब मैंने ये करना है ना कि ये जो हमारे पास मिडल टर्म है -5x, हम इसको रिप्लेस कर देंगे, इसके साथ भी x लिख लेंगे और इसके साथ भी x लिख लेंगे। तो -5x की जगह मैंने लिख लिया -3x -2x, मतलब मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर दिया है ना। अब पहली दो टर्म्स जो है हमारे पास, उनमें से मैं गौर से देखूं तो मेरे पास x कॉमन हो रहा है। पहली दो टर्म से मैंने
एक्स कॉमन लिया तो यहाँ से एक्स जब बाहर गया तो पीछे बच गया एक्स, आगे माइनस था तो यहाँ पर माइनस, आगे ये वाला एक्स बाहर चला गया तो मेरे पास क्या बच गया 3। अब अगर मैं -2 कॉमन लेता हूँ ना, -2, पक्की बात है आगे ब्रैकेट मुझे यूज करनी पड़ेगी, क्यों, आगे साइंस चेंज हो जाएंगे। तो -2 जब मैंने कॉमन लिया तो एक्स तो उसी तरह आ गया, अब ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, और 2 बाहर चला गया तो पीछे क्या बच गया 3। इसका मतलब है यहाँ पर से ना मेरे पास ब्रैकेट, अब अच्छा ब्रैकेट में भी देखो तो ब्रैकेट में मेरे पास आंसर दोनों का सेम आ रहा है, और x-3 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, दोनों से x-3 कॉमन हो जाएगा, इधर से कॉमन लेकर बाहर जाएगा तो पीछे बचेगा x, और ये वाला x-3 बाहर जाएगा तो पीछे क्या बचेगा 2। अब वही चीज के दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं और आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब है या तो पहला 0 है, इसका मतलब है या तो पहला 0 है या फिर दूसरा 0 है, या तो x-3 0 है या x-2 0 है। अगर x-3 0 है तो इस -3 को मैं उठाकर उधर लेकर जाऊंगा तो ये मेरे पास +3 बन जाएगा, और ये उधर जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा +2। Hence x is equal to 3 और x is equal to 2 are the roots of the equation। ये इस इक्वेशन के हमारे पास क्या है जी, रूट्स। अच्छा देखिए हमारे पास इसके दो रूट्स निकल कर है, एक रूट है 3 और एक रूट है हमारे पास -2। अब ये जो नीचे ग्राफ बना हुआ है ये इस इक्वेशन का बना हुआ है, x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन थी ये उसका मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है, उसका ग्राफ बनाया। अब अगर हम देखें तो ये जो एक्स एक्सिस को जो इसका ग्राफ है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो -2 के ऊपर और दूसरा इसको किसके ऊपर कर रहा है 3 के ऊपर। तो ये इसके सॉल्यूशंस हैं, ग्राफिकल मेथड में हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं कि ये जो एक्स है, ये जो इसकी वैल्यूज हैं, जो रूट्स निकल कर आए वो 3 और -2 वो यहाँ से सेटिस्फाई हो रहे हैं, नजर आ रहा है कि इसने एक्स एक्सिस को -2 और 3 के ऊपर काटा है। अच्छा, अब टाइप 2 की इक्वेशन को हम डिस्कस करते हैं। हमने जो सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व की थी उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 होता था, लेकिन अब ऐसी इक्वेशंस भी आ सकती हैं जिसका में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास 1 ना हो। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे ना, तो यहाँ पर सपोज करें कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारे पास a है और एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास क्या है b, और कांस्टेंट हमारे पास c है। अब हमने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं ना, p और q दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं कि उनको अगर मैं जमा करूँ ना, उनको मैं अगर ऐड करूँ तो मेरे पास b के बराबर आ जाए, उनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास जो एक्स स्क्वायर के एक्स के सामने जो कोएफिशिएंट है उसके बराबर आ जाए, बी के बराबर आ जाए। और अगर मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करूं ना तो मेरे पास वो निकल कर क्या आ जाए, अब ए सी के बराबर आ जाए। देखो ए को हमने सी से मल्टीप्लाई करना है, अब ए को सी से मल्टीप्लाई करना है, ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो ए सी का मल्टीपल निकल कर आ जाए, ए सी का ए सी उनको मल्टीप्लाई करें तो ए सी निकल कर आ जाए। अच्छा यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूं तो मुझे दोनों तरफ ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं क्या निकल आएगा ना, यहाँ से सी की वैल्यू निकल कर आ जाएगी बी पी क्यू अपॉन ए। अब मैं रिप्लेस करूंगा, मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर दूंगा, इस p के साथ भी x लिखकर और q के साथ भी x लिखकर, तो bx मेरे पास बराबर हो जाएगा px प्लस qx के। और c की वैल्यू हमने यहाँ पर से निकाल लिया ऊपर, यहाँ पर से c की जगह हम क्या लिख लेंगे पी क्यू अपॉन ए। और से देखें तो ये मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मेरे पास बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स, ये तो मैंने लिख दिया बी एक्स की जगह पर, और ये मैंने किसकी जगह लिख दिया सी की जगह पर। अब मुझे नीचे जो 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 सी है ना, ए है, ये मुझे नहीं चाहिए, ए वाला है, तो मैं पूरी इक्वेशन को ना लेफ्ट और राइट से ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जब मैं इसको इक्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ये ए पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, फिर हर टर्म से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। जब पहली टर्म ए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा। जब ये वाला ए पी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये मेरे पास ए पी एक्स बन जाएगा। जब ए इस क्यू एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यू एक्स बन जाएगा। और जब ये ए इसी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो ए से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और राइट हैंड साइड पर ए 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। अब हमारे पास गौर करें तो ये दो टर्म्स बन गई है, चार टर्म्स सॉरी बन गई है। अब पहली दो टर्म्स में से कुछ कॉमन होगा और लास्ट टू टर्म्स में से भी कुछ कॉमन होगा। गौर करें तो यहाँ पर से एक तो ए कॉमन हो रहा है, दूसरा एक्स कॉमन हो रहा है, तो ए एक्स कॉमन लूंगा। जब यहाँ पर दो ए और दो एक्स है, कॉमन लिया ना तो मेरे पास ए एक्स बन गया, और यहाँ पर से ए वाला एक्स बाहर गया तो मेरे पास ए भी बाहर गया तो मेरे पास पी बन गया। यहाँ से मेरे पास सिर्फ क्यू कॉमन हो रहा है, देखो ये वाला क्यू दोनों में कॉमन है, क्यू को कॉमन किया तो यहाँ से ए एक्स बन जाएगा और यहाँ से पी। यहाँ पर भी ब्रैकेट में सेम बचना चाहिए, हमारे पास ब्रैकेट में ए एक्स प्लस पी बच गया ना, ए एक्स प्लस पी बच गया।
अब मेरे पास दो टर्म्स बन गई हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। अब पहली और दूसरी टर्म्स में ए एक्स प्लस पी कॉमन है, मैं ए एक्स प्लस पी का को बाहर निकालूंगा तो यहाँ से मेरे पास ए एक्स बन जाएगा, ए एक्स प्लस पी यहाँ से बाहर जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, क्यू। और अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जीरो के बराबर आ रहे हैं। ऐसा तभी होगा कि जिसमें इसमें एक भी जीरो होगा तो तब भी आंसर जीरो हो जाएगा। तो ए एक्स प्लस पी हमारे पास जीरो हो जाएगा और यहाँ से ए एक्स प्लस क्यू हमारे पास से जीरो हो गया। अगर मैं इसको एक्स के लिए सॉल्व करूंगा ना, इसको मैं x के लिए सॉल्व करूंगा तो इस p को उठा के दूसरी तरफ मैं लेकर जाऊंगा तो ये बन जाएगा माइनस पी, और इस q को मैं उठा के दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास माइनस क्यू। अब a से मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, a से डिवाइड करूंगा तो ये वाला a इस a से कैंसिल हो जाएगा और इधर भी a से मैं डिवाइड करूंगा, सॉरी a से, तो ये a इधर से कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू मेरे पास बन जाएगी माइनस पी अपॉन ए और यहाँ से बन जाएगी माइनस क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर से मेरे पास दो रूट्स निकल कर आ गए, एक हो जाएगा माइनस पी बाई ए और एक रूट मेरे पास हो जाएगा माइनस क्यू बाई ए। अच्छा, इस एग्जांपल को देखते हैं ना। कहता है फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। अब यहां पर देखें तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है। पहले हमने जितनी भी एग्जांपल्स की हैं उसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होता था, मतलब यहां पर a 1 के इक्वल नहीं है। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, वही चीज कि इसको इस लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास 6 5 30 होता है ना। अब मैं ऐसे दो नंबर ढूंढूंगा जिनको मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 30 निकल कर आए, और उन्हीं दो नंबर्स को ऐड करूं तो मेरे पास क्या निकल कर आए, 17 निकल कर आए। दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 6 5 30 आ जाए, और उन ही दो नंबर्स को ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ जाए, 17। ऐसे दो नंबर्स हमने ढूंढने हैं। अब अगर हम देखें प्रोडक्ट और सम, यहाँ पर दोनों जो है ना वो पॉजिटिव है, 17 भी पॉजिटिव नंबर है और 30 भी पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब है जो हमारे नंबर्स हैं वो दोनों पॉजिटिव होंगे, वो दोनों नंबर्स क्या होंगे, पॉजिटिव। अब हम 30 के जो है ना फैक्टर्स बना लेते हैं। देखिए 30 जो है 1 इंटू 30 भी हमारे पास 30 होता है, 5 6 30 होता है, 3 10 30 होता है और 2 15 30 होता है। लेकिन अब इनमें से हमने वो नंबर चूज करने, वो वाला पेयर चूज करना है कि जिनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास आंसर जो है ना 17 आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पर एग्जांपल को देखते हैं ना। एग्जांपल कहता है फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5। यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि ये जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ये 1 नहीं है, यहाँ पर ये 6 है। अब हमने क्या करना है ना कि इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, 30। अब मैंने ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास 17 आ जाए, और उन ही दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाए, 30 निकल कर आ जाए। 30 इस वजह से ना कि 6 5 30। अब अगर हमने इससे पहले जितनी भी क्वेश्चंस किए हैं, जितनी भी एग्जांपल्स की है, वहां पर हम लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को देखते थे, इस वजह से कि यहाँ पर 1 होता था और उसको 1 से मल्टीप्लाई करने से वही नंबर निकल कर आता था। ठीक है जी। एक और चीज नोट करने की है यहाँ पर कि जो हमारे पास 17 है और जो 30 है ये दोनों पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि जो हमारा रिक्वायर्ड पेयर होगा उन दोनों के साथ भी प्लस का साइन होना चाहिए। अब हम ये करते हैं कि 30 के जो टेबल 30 है इसकी हम फैक्टराइज करते हैं, 30 को इसके फैक्टर्स बनाते हैं। देखते हैं कि 30 किस किस के टेबल्स में आता है। 30 जो है 1 के टेबल में भी आता है, 35 के टेबल में आता है, 33 के टेबल में आता है और 32 के टेबल में आता है। ठीक है, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 30 आएगा, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 30 आएगा, और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 30 आएगा। लेकिन अब मैंने इसमें से वो पेयर चूज करना है कि जिन नंबर्स को ऐड करूं तो मेरे पास 17 आना चाहिए। ये तो मुझे सारे 30 रहे हैं, लेकिन अब मैंने चूज वो करना है कि जिनको मैं ऐड करूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाए, 17 निकल कर आ जाए। अब मैं क्या करता हूं ना कि अगर मैं 30 में 1 ऐड करता हूं तो मेरे पास 31 निकल कर आता है, तो ये पेयर तो नहीं चलेगा। 5 में मैं 6 ऐड करता हूं तो मेरे पास 11 निकल कर आता है, ये पेयर भी नहीं चलेगा। 10 में 3 ऐड करता हूं तो 13 निकल कर आता है, ये भी नहीं चलेगा। तो हमारे पास एक लास्ट में पेयर बच जाता है, वो बन जाता है 2 इंटू 15, 2 प्लस 15। 2 को 15 में ऐड करें तो मेरे पास 17 होगा। अब मैंने मिडिल टर्म को ब्रेक कर लेना है। मैं ये करूंगा कि ये 17 है ना, तो मैं इधर इसके साथ x, इसके साथ x और इसके साथ x लिख लूंगा। तो 17x की जगह पर मैंने ये दो टर्म्स लिख लिए, 15x प्लस 2x, और लास्ट वाला 5 उसी तरीके से आ गया।
अब ये जो नंबर्स मैंने आ गए मेरे पास, ये जो टर्म्स बन गई है ना, ये जो यहाँ पर 4 टर्म्स बन गई हैं ये वाली, इनमें से मैंने दो दो का पेयर बनाना है। फॉर एग्जांपल इन दो का पहले पेयर बन जाएगा और इन दो का आपस में पेयर बनेगा। अब मैंने इनमें से कॉमन लेना है, ठीक है। या अगर देखूं तो अगर पहले इन दोनों को टर्म्स को देखूं तो यहाँ पर से एक तो 3 कॉमन हो रहा है। देखो 3 2s आर 6 और 3 5s आर 15। इसका मतलब है 6 और 15 से 3 कॉमन हो रहा है जी, ठीक। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स, इसका मतलब है 3x कॉमन होगा। जब 3x कॉमन होगा तो ये यहाँ से ये लिखा हुआ था 6 को मैं लिख सकता था ना कि 3 इंटू टू, 3 इंटू टू, तो 2 3 बाहर चला गया, पीछे 2 रह गया, 2x से बाहर चला गया, एक x रह गया, x बाहर चला गया और ये 15 की जगह हमारे पास क्या बच गया, 5 बच गया। सिमिलरली अगर लास्ट वाले पेयर को देखें तो यहाँ से 1 कॉमन हो सकता है, प्लस 1 कॉमन लिया तो मेरे पास बचा 2x प्लस 5। अब ब्रैकेट में फिर देखें तो ब्रैकेट में दोनों सेम है। इसका मतलब है कि हमने जो अभी तक का प्रोसेस किया है वो ठीक है। अब 2x प्लस 5 को मैं कॉमन लूंगा ना तो मेरे पास बचेगा 2x प्लस 5 को मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ से मेरे पास बन जाएगा, ये 2x प्लस 5 बाहर गया तो मेरे पास यहाँ से बचा 3x, और ये 2x प्लस 5 बाहर गया तो मेरे पास क्या बचा 1। तो मेरे पास ये इसके दो फैक्टर्स बन गए हैं। 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को मैं ये लिख सकता हूँ कि 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1। एग्जाम्पल नंबर 5 है, कहता है सॉल्व x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 बाई द फैक्टराइजेशन मैथड। फैक्टराइजेशन मैथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले तो इसे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म है उस फॉर्म में तो लेकर जाएं। x प्लस 2 3x माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये होगा कि पहले x जो है इस कंप्लीट पेयर से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 3x माइनस 5, आगे प्लस है दरमियान में तो प्लस लगा। अब ये वाला 2 जो है इस कंप्लीट पेयर से मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस 5 से। अब दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी तो x जो है पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा, फिर अब देखो x के साथ प्लस है और ये माइनस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस x 5 से मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली ये प्लस है, इसके साथ भी प्लस है तो 2 पहले 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3x, अब प्लस इंटू माइनस माइनस तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ से माइनस 5x, यहाँ से 6x, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 5x और 6x ऐड भी हो जाते हैं लेकिन मैं इसको ऐड नहीं कर रहा यहाँ पर। उसकी वजह यह है ना कि ये ऑलरेडी हमारे पास इसके पेयर्स बने हुए हैं। अगर मैं गौर करूं तो मैं इसको अगर रीअरेंज करके लिखूं, 6x को मैं पहले लिख लूं 5x को बाद में, तो यहाँ से इन दो का आपस में पेयर बन जाता है और इन दो का आपस में पेयर बन जाता है। मैं वही काम करूंगा ना कि इनको ऐड करूंगा तो 1x आ जाएगा और दोबारा 10 को 3 से मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करूंगा तो हमारे पास वही प्रोसेस का सारा जो निकल कर आएगा, यही दो नंबर्स बनेंगे 6 और 5। तो बेहतर यही है कि हम इसको यहाँ पर इसके इनको ऐड नहीं करते, बस इसी तरीके से रीअरेंज करके कॉमन्स लेते। अब इन दोनों में से जो पहला पेयर है, पहली दो टर्म्स हैं, यहाँ से एक तो 3 कॉमन होगा। क्यों? ये लिखा हुआ है 3 इंटू 2, तो ये यहाँ पर भी 3 है तो 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 6x में 1x है तो 3x कॉमन लेंगे तो ये वाला 3 बाहर चला गया, यहाँ से बचा x और प्लस है आगे। अब ये 3 बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया 2x प्लस 2। अब मैं माइनस 5 कॉमन लूंगा तो अंदर जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ से 5 गया ना बाहर तो ये क्या बचेगा x। अब ये माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो जाएगा ना, साइन चेंज हो जाएगा। और ये 10 की जगह लिखा हुआ था 5 इंटू 2, तो 5 तो बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया 2। और ब्रैकेट में अब इनका आंसर सेम है। x प्लस 2 मैं कॉमन लेता हूँ तो पहली जो टर्म है यहाँ से x प्लस 2 कॉमन होगा तो मेरे पास बचेगा 3x, और यहाँ से x प्लस 2 कॉमन होगा तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस 5। अब वही चीज़ है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x प्लस 2 इंटू 3x माइनस 5 और आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है या तो x प्लस 2 0 है या 3x माइनस 5 आपस में 0 है। और अगर इस 2 को मैं उठाकर इधर लेकर जाता हूँ तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू निकल आएगी -2, और यहाँ से अगर 5 उधर जाता है तो ये हो जाएगा +5, और मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ 3 से डिवाइड कर दूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3, और ये 1 पॉइंट कुछ निकल कर आ जाएगा ना, 1 से थोड़ा सा ही नंबर ज्यादा होगा, और ये इक्वेशंस के क्या है रूट्स हैं। चलिए इसको जरा ग्राफिकली देख लेते हैं ना। मैंने ये जो इक्वेशन मुझे गिवन थी ऊपर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, 3x माइनस 5, इसका जब मैंने ग्राफ बनाया तो ये इस इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ठीक है जी।
अब अगर मैं गौर करूं तो इसके ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स के ऊपर काटा हुआ है। एक तो इसने काटा हुआ है -2 पर और दूसरा इसने काटा हुआ है 5/3 के ऊपर। देख लेना तो इसका मतलब है कि ये सेटिस्फाई कर गए, ये जो हमने दो रूट्स ऊपर फाइंड किए हैं ये इसके क्या है जी, ये इसका सही वाले रूट है। x इज इक्वल टू -2 और 5/3। ग्राफिकली भी हमने इसको विजुलाइज भी कर दिया है, हमें पता चल जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। कहता है सॉल्व 5x² - 8x इज इक्वल टू 0 बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। तो 5x² - 8x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर से सीधे सीधे इसके फैक्टर्स बन रहे हैं। देखिए x दोनों से कॉमन हो रहा है, दो ही तो टर्म्स है ना, एक x² वाली टर्म है और एक मेरे पास x वाली टर्म है। तो मैं इन दोनों से x कॉमन लेता हूँ, तो पहली टर्म से मेरे पास जब x² कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा 5x, और दूसरी टर्म से 8x लिखा हुआ था, तो दूसरी टर्म से जिस x जो है वो कॉमन जाएगा तो मेरे पास -8 बच जाएगा। और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या दे रहे हैं मुझे, 0। इसका मतलब है या तो x 0 है या फिर मेरे पास 5x - 8 0 है। अगर x 0 है तो ये मेरे पास एक सोल्यूशन निकल आया, और यहाँ से 5x -8 है, इस 8 को उठा के उधर लेकर जाऊंगा तो ये +8 हो जाएगा, और मैंने 5 से दोनों तरफ क्या कर दिया ना, डिवाइड कर दिया। 5 से डिवाइड करूंगा तो ये जो x का कोएफिशिएंट 5 है ये तो कट जाएगा ना, और 8/5 बन जाएगा। तो ये इसके दो रूट्स आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 8/5, इसके दो रूट्स आ जाएंगे। अगर इसको विजुलाइज करें तो यहाँ पर हमारे पास देख सकते हैं कि इसने ये जो ग्राफ है इसने x एक्सिस को एक तो 0 के ऊपर इंटरसेक्ट किया, इसने x एक्सिस को यहाँ 0 के ऊपर इंटरसेक्ट किया, और दूसरा 8/5 के ऊपर 1.5 से थोड़ा सा ही ऊपर एक नंबर था, उसको उसने इस ग्राफ ने x एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है। तो ये सेटिस्फाई कर गया ना दो नंबर्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कहता है सॉल्व x + 3/x + 2 इज इक्वल टू 3x - 7/2x - 3। अब ये देखने पर तो नजर आ रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेकर जाएंगे, तो फिर उसके बाद आगे चलेंगे ना। तो हम ये कर सकते हैं कि हम दोनों का इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3, ये वाला x + 3 इस 2x - 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और x + 2 इस 3x - 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये वाला जो x है पहले 2x - 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे +3, और ये देखिए ये जो प्लस लिखा और आगे 3 जो है ना 2x - 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इज इक्वल टू सिमिलरली दिस 3x शुड बी मल्टीप्लाइड विद द x + 2, एंड दरमियान में माइनस है तो माइनस आएगा, एंड 7 विल बी मल्टीप्लाई विद x + 2। अब अगेन वी विल यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो x जो है वो 2x से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस दरमियान में आ जाएगा, और x 3 से मल्टीप्लाई होगा, और सिमिलरली ये 3 × 2x हो जाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस, और 3 × 3। सिमिलरली राइट हैंड साइड पर भी 3x पहले x से मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आया 3x 2 से मल्टीप्लाई होगा, आगे इधर देखें तो माइनस है तो -7 + x तो -7x हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस, और 7 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो x × 2x² तो -3x + 6x - 9 इज इक्वल टू 3x², ये वाला 3x² यहाँ पर आ जाएगा, 3 × 2 6x, आगे -7x, और 7 2 = 14। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये 3x -3x + 6 ऐड होकर मुझे 3x दे देंगे, और प्लस 6x - 7x मुझे ऐड होकर क्या दे देंगे, -x दे देंगे। अब हम ये करते हैं कि ये जो राइट हैंड साइड के ऊपर सारी टर्म्स है ना, हमने इनको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर लेकर आ जाते हैं, या ये काम कर सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स है इनको उठाकर राइट हैंड साइड पर लेकर जाते हैं। तो 3x - x - 14, आगे इधर प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, ये +2x² उधर जाएगा तो -2x², तो मैंने इसको x² के साथ लिख लिया -2x², प्लस 3x है इधर, उधर जाकर -3x, तो इसे मैंने x वाली टर्म के साथ लिख दिया। ये -9 था, उधर जाएगा दूसरी तरफ तो क्या बन जाएगा +9। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ऐड करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी x² - 4x - 5। अब हमने वही काम करना है कि ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें -5 आ जाए, और उनको दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर क्या आ जाए -4। अब देखें एडिशन और जो इनकी प्रोडक्ट है वो दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब है कि मेरे पास एक नंबर पॉजिटिव होगा और एक नंबर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और
नेगेटिव वाला नंबर यहाँ पर से अगर मैं देखूँ सब ऐड कर, दो नंबर्स को ऐड किए है ना, और दो नंबर्स को ऐड किए और एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अब आंसर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि जो बड़ी टर्म है उसके साथ हमारे पास क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा, दो नंबर 5, ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें 5 आ जाए, एक है 1 और दूसरा है 5। अब हमें साइन एडजस्ट करने पड़ेंगे, एक दफ़ा मैंने 1 के साथ माइनस लगा दिया, एक दफ़ा मैंने 5 के साथ माइनस लगा दिया, तो -1 इंटू 5 इज इक्वल टू -5 एंड 1 इंटू -5 इज इक्वल टू -5। अब इनमें से हमने चूज करना है ना कौन सा पेयर ठीक रहेगा। तो -1 में जब मैं 5 ऐड करूंगा तो मेरे पास +4 आएगा, मुझे तो चाहिए -4, इसका मतलब पहले वाला पेयर तो गया। दूसरा पेयर है 1 -5, और 1 में -5 ऐड करते तो मेरे पास -4 आता है, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है। अब मैं मिडिल टर्म को क्या कर लूंगा, स्प्लिट कर लूंगा, तो मेरे पास जो x² -4x -3 इज इक्वल टू 0 है, वो बन जाएगा x² -5x प्लस x -5 इज इक्वल टू 0। अब पहली दो टर्म्स में से मैं x को कॉमन लूंगा यहाँ पर से, तो मेरे पास बन जाएगा x -5, और यहाँ से +1, इन दोनों टर्म्स में से 1 कॉमन होगा तो मेरे पास बन जाएगा x -5। अब ब्रैकेट्स में देखें तो आंसर सेम है, सेम बच रहा है ना, तो इसका मतलब है कि हमने जो अभी तक का प्रोसेस किया वो सारा ठीक था। x -5 को कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ से x -5 बाहर जाएगा तो पीछे बच जाएगा x, और यहाँ से x -5 बाहर जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा, 1। x -5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है या तो पहला वाला 0 है एक्सप्रेशन, या दूसरी एक्सप्रेशन 0 है। अगर पहली वाली एक्सप्रेशन 0 है तो वहां से x की वैल्यू 5 आएगी, अगर दूसरी 0 है तो वहां से x की वैल्यू -1 आएगी। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब यह है कि अगर इस ग्राफ को बनाया जाए तो इसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर दो वैल्यूज पे काटेगा, एक तो -1 के ऊपर काटेगा और दूसरा किसके ऊपर काटेगा, 5 के ऊपर। तो हम इसको विजुलाइज करके देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पर क्लियर कट ग्राफ जो है वो नजर आ रहा होगा। इसने x एक्सिस को एक तो -1 के ऊपर काटा है और दूसरा इसको किस नंबर पर काटा है, 5 के ऊपर। तो हमने ये जो इसके रूट्स फाइंड किए हैं, ये रूट्स इसके ठीक है। चले अगली एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8। कहता है सॉल्व 14 अपॉन एक्स प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन एक्स प्लस 1। अब हम ये करते हैं ना कि जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है इसको उठा के इधर ले जाते हैं और 1 को उठा के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, जब एलसीएम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो x प्लस 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, और x प्लस 1 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है मैं ये कर सकता हूँ ना कि जो पहली टर्म है 14 अपॉन एक्स प्लस 3, मैं इसको x माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और x माइनस 1 से डिवाइड भी कर देता हूँ। और जो मेरे पास दूसरी टर्म है ना उसको मैं x प्लस 3 चाहिए ना, x प्लस 3 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और x प्लस 3 से डिवाइड भी कर दूंगा। और अब ऊपर ये हो जाएगा कि 14 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं देखूं तो इनका डिनोमिनेटर सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो यही इनका एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर वाले आपस में अगर ऐड यहाँ पर प्लस का साइन होता तो प्लस हो जाते, यहाँ पर चूंकि माइनस का साइन है तो इधर क्या लग जाएगा, माइनस। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, 14 इंटू एक्स 14x हो जाएगा, प्लस 14 माइनस 5x और माइनस 15 अपॉन नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x x इंटू पहले ये वाला x इस x से मल्टीप्लाई होता है x इंटू एक्स, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये वाला 3x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। अब ऊपर वालों को जरा ऐड कर लेते हैं, ये 14x है, ये 14 हो गया, ये -5x और ये -15, नीचे बन जाएगा x² प्लस x प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। अब मैंने ये किया ना कि -5x प्लस 14 और -14 को मैंने प्लस 14 और -14 को इकट्ठा कर लिया, नीचे ये वाले x और 3x ऐड होकर मेरे पास क्या बन गए, 4x। तो ऊपर वाले देखें तो 14 और -15 जब होंगे माइनस तो -1 बच जाएगा, और 14x में से 5x जाएगा तो 9x बच जाएगा। तो 9x माइनस 1 अपॉन 4 है, x² प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब वही काम करेंगे कि मैंने इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सपोज क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 9x माइनस 1 ही आएगा, और एवरी टर्म जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो x² प्लस 4x प्लस 3 आ जाएगा। इस 9x माइनस 1 को उठा के उधर ले जाएंगे, मेरे पास इक्वेशन इधर चूंकि प्लस है वहां पर जाके -9x, और ये माइनस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। इनको सिंप्लीफाई करेंगे
तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर से अब मैंने इसको दोबारा वही काम करना है, सॉल्व करना है। ऐसे दो नंबर ढूंढे हैं जिनको मल्टीप्लाई करूँ -5 आ जाए, ऐड करूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आ जाए 4 आ जाए। और गौर से देखें तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट है वो प्लस है और जो एडिशन है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है दोनों नंबर हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है, अब 4 के फैक्टर्स बनाते हैं ना। 4 के फैक्टर, पहला फैक्टर बन जाता है 2 2। अब मुझे साइन माइनस इस वजह से लगा रहा हूँ कि मुझे क्लियरली यहाँ पर माइनस चाहिए ना, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जार 4 और -1 इंटू -4 इज इक्वल टू 4। अब हम देखते हैं कि हम ऐड करने पर हमें -5 कौन दे रहा है। तो पहले पेयर को ऐड करते हैं तो वो मेरे पास -4 निकल कर आ रहा है। इसका मतलब है पहला पेयर तो काम नहीं करेगा। दूसरा पेयर है मेरे पास -1 और -4 इज इक्वल टू -5, तो इसका मतलब है दूसरा पेयर मेरे पास काम कर जाएगा। तो मैं अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करूंगा, तो एक दफ़ा मैंने -1 के साथ x लिखा और एक दफ़ा मैंने -4 के साथ x लिखा। अब मैं ये करता हूँ ना कि कॉमन लेते, यहाँ पर से x कॉमन मुझे नजर आ रहा है, x कॉमन लूंगा तो यहाँ से x -4 बच जाएगा। यहाँ से मैं -1 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर से भी x -4 बच जाएगा। अब इन ब्रैकेट्स में आंसर भी सेम है और x -4 है, तो हम उसे कॉमन लेंगे। तो पहली टर्म से जिस वक्त x -4 बाहर गया ना, तो पीछे क्या बचेगा x, ए वाला फिर माइनस यहाँ आ जाएगा और ये वाला x -4 बाहर गया तो पीछे क्या बच गया 1। अब x -4 और x -1 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब है या तो x -4 0 है या तो फिर x -1 0 है। अगर x -4 0 है तो इसका मतलब है x की वैल्यू 4 निकल आएगी, और अगर x -1 0 है तो इसका मतलब है x की वैल्यू हमारे पास 1 निकल आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 4 और 1 इसके रूट्स हैं। और अगर हम अपने ग्राफ को देखेंगे तो इसका ग्राफ यहाँ पर से, इसका ग्राफ जो है वो x एक्सिस को एक तो 4 के ऊपर काट रहा है और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है 1 है। इसका मतलब है ये हमारे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आ गया है। यहाँ तक हमने फैक्टराइजेशन मेथड को डिस्कस किया और डिटेल में डिस्कस किया है। पॉसिबल क्वेश्चन जिस सिनेरियो में भी आ सकते थे वो हमने यहाँ पर किए हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अज़ीज़ हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को सॉल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसकी मदद से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहीं पर से भी आपको समझ नहीं आई, काइंडली आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, पूछ भी सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। समझ नहीं लगी तो आप पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह अज़ीज़ उसको डिस्कस किया जाएगा। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।